प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य विनीत शर्मा। आज आप लोगों से जिस विषय के ऊपर चर्चा कर रही हूँ वो है पितृदोष। पितृदोष के बारे में विभिन्न भ्रांतियाँ हैं, हम लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि किस तरह से पितृदोष हम लोगों को फ़ायदा भी दे सकता है, सकारात्मक रिजल्ट्स भी हम ले सकते हैं, और पितरों का ऋण जो है वो किस तरह से हमें समझना है, और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो हमारे बर्थ चार्ट के अंदर इस ऋण को किस तरह से रीपे किया जा सकता है, उसके सिग्निफिकेशंस को हमको चेक करने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और डिफरेंट तरीके होते हैं हर एक के लिए पितृ ऋण को चुकाने के, और अगर हम उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अपने कर्मा की जो एक अलाइनमेंट है उसे हम करना सीख लेते हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा पितृ ऋण को रीपे करना। और इसको रीपे करते ही हम लोगों के जीवन के बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जैसे कि जितने भी दोष होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब हम उस भार को नहीं उतारते जो हमें हमारे पूर्वजों ने रीपे नहीं किया, जिसकी वजह से हम ऐसे समय और ऐसे स्थान और ऐसे फैमिली के अंदर पैदा हो जाते हैं जहाँ पे वो ऋण हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी की तरह से चार्ट के अंदर परिलक्षित होने शुरू हो जाते हैं। और अगर उन्हें हम रीपे कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुगम हो जाता है, सफलताओं के पथ पे हम अग्रसर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसे अंडरस्टैंड करना, मार्स इज ए प्लैनेट ऑफ रिसाइकलिंग। किसी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले उस चीज़ को के बदले में हमें कुछ रीपे करना होता है। देह कारक मंगल यानी कि काल पुरुष कुंडली का प्रथम भाव, जिसका स्वामित्व तो मंगल ग्रह को मिला हुआ है। आज हम इस मंगल को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम लोगों के जीवन के अंदर मंगल ग्रह की जो एनर्जीज हैं वो प्रभाव डालती हैं, और किस तरह से हम उस प्रभाव को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक रुख देने के लिए। बात करते हैं पितृदोष के बारे में, जिसके बारे में विभिन्न भ्रांतियां हमें हमेशा से भ्रमित करती हैं। अष्टम स्थान, जिसे डुअल नेचर का साइन कहा जाता है, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास है। इसलिए थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का कारक होने के कारण मंगल हम लोगों के पुरुषार्थ का भी कार्य करता है, और हम लोगों के जीवन के अंदर स्वास्थ्य को रेगुलेट करने का कार्यभार भी मंगल के पास ही है। और मंगल की जो डायनेमिक नेचर है वो है ब्रेवरी, एग्रेशन, और वो एनर्जी जिसके बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। यानी कि अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, एग्रेशन की बात करेंगे, ब्रेवरी की बात करेंगे, अपने भाइयों की बात करेंगे, संपत्ति की बात करेंगे, तो मंगल उन सब चीज़ों को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर हम वास्तु की बात करेंगे तो वास्तु के अंदर मंगल दक्षिण दिशा का स्वामित्व लेके हम लोगों के जीवन में यम की दिशा को कंट्रोल करता है, यानी कि रिसाइकलिंग ऑफ द सोल की जो एक दिशा है, साउथ की दिशा, पितृ की दिशा, ये मंगल निर्धारित करता है कि किस तरह से हम लोगों के जीवन के अंदर हमारी प्रसिद्धि, हमारे फेम को ये सपोर्ट करेगा, किस तरह से हम लोगों की एनर्जी जो है पूर्णतया विकसित होगी या नहीं होगी, उस सकारात्मक रास्ते को अपनाने के लिए जो हर एक के सक्सेस के आयाम को निर्धारित करता है। तो आइए समझते हैं इस मंगल ग्रह की एनर्जीज़ को पितृदोष के साथ किस तरह से ये रिलेटेड है, और क्या कारण है कि मंगल की जो राशि है एरीज, वो राशि ये देह कारक होने के कारण हमारी जो बॉडी है, हमारा जो फिजिक है, इसको ये कंट्रोल करती है। और किस तरह से किसी भी चीज़ को जब हम हासिल करने के लिए चलते हैं तो किसी ना किसी एक चीज़ को हमें सेक्रीफाइस करना होता है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो हो सकता है कि जिस चीज़ को हमें खोना पड़े, हमारी नींद हो सकती है, हमारा जो सुख है वो क्षणिक सुख को हमें इग्नोर करके हार्ड वर्क करना हो सकता है। यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
अगर हमें नींद को त्यागना पड़े और अपने फोकस को, एकाग्रता को जो है बढ़ाना पड़े, तो कोई भी इसमें बुरी बात नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि पितृदोष को किस तरह से मंगल से जोड़ा जाता है। हम सब लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि हम लोगों के अंदर हमारे सप्त ऋषि मुनियों का ही ब्लड है और हम इस ब्लड के लिए, इस जीवन के लिए उनके ऋणी हैं। भूमि पुत्र मंगल, यानी कि वो भूमि जिससे हमें अन्न मिलता है, जहाँ पे रह के हम अपने जीवन को इस मुकाम तक लेके चल रहे हैं, उस भूमि के भी हम ऋणी हैं। तो पितृ ऋण किस फॉर्म में हमें रीपे करना है वो डिपेंड करता है हम लोगों के बर्थ चार्ट के ऊपर। तो मंगल को पितृ ऋण से, पितृदोष से मुक्ति का सबसे आसान तरीका किस तरह से हमें इसे समझना है, उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से आपकी जानकारी के लिए अपने अपने बर्थ चार्ट को आप देख सकते हैं कि आपका एरीज का जो साइन है, मेष राशि जिसे कहा जाता है, जहाँ पे आपके बर्थ चार्ट के अंदर 12 खानों में 1 नंबर लिखा हुआ है, वो घर जिस चीज़ का सिग्निफिकेटर है, वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी आपकी जीवन की यूज़ होने वाली है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से इनिशिएशन होगी आपके बर्थ चार्ट के अंदर। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका जो राइजिंग असेंडेंट है टॉरस है, यानी कि 2 नंबर लग्न आपका लिखा हुआ है, तो आपका एरीज का साइन आपके लग्न से 12वें घर में चला जाएगा। अब 12वां घर फॉरेन ट्रेवल का भी है, फॉरेन लैंड का भी है और अध्यात्म से जुड़े हुए विषयों का भी है और बेड प्लेजर्स का भी है। तो बेड प्लेजर्स के ऊपर मैक्सिमम आपकी एनर्जी जा सकती है। फॉरेन ट्रैवल में आपकी रुचि ज़्यादा हो सकती है। विदेशों में घूमने का आपका जो एक चार्म है वो अलग ही हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्टन एज के बाद आप अपने जीवन के अंदर कुछ अध्यात्म से जुड़े हुए चीज़ों के ऊपर वेंचर करें। ये जो और बेड प्लेजर्स जो होते हैं, ये भी आपके लिए एक बहुत सुकून की विषय हो सकती है। तो इस तरह से आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी है इन्वेस्टमेंट्स में भी जा सकती है। डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आपको लुभा सकती हैं और आपका जो मैक्सिमम एनर्जी का जो फोकल पॉइंट रहेगा वो 12th हाउस रहेगा। अब किस तरह से हम पितृ ऋण को यहाँ पे चेक करेंगे, उसकी भी चर्चा हम थोड़ी समय में करने वाले हैं। आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ सब्जेक्ट किसी भी चीज़ को करने के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है ना, तो मत कीजिए, क्योंकि बिना लॉजिक के की हुई चीज़ जो है वो ना तो आपकी एनर्जीज को समझ आएगी, और जब तक आपका सोल का कनेक्ट, आपके माइंड का कनेक्ट, मतलब एक अलाइनमेंट सोल बॉडी माइंड का नहीं होता है, तब तक उस चीज़ का जो एक फल मिलना है, फ्रूट मिलना है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए सब्जेक्ट को, उसके बाद आप पितृदोष के किस तरह से आपने रीपे करने हैं ऋण, उनके बारे में समझिए। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे जेमिनी की, तो जेमिनी का मैक्सिमम जो एरिस का साइन का प्लेसमेंट है 11th हाउस में होने की वजह से मैक्सिमम जो समय रहेगा, मैक्सिमम जो एनर्जी रहेगी वो उनकी नेटवर्किंग में जाएगी। सोशल कनेक्टिविटी के अंदर उनको मैक्सिमम अपनी एनर्जी को लेके जाना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। और जितने एनजीओ वर्क होते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना, नेटवर्किंग करना, दोस्तों को एक वैल्यूएबल एसेट समझ के उनको भी चुन चुन के अपने साथ जोड़ के चलना, ये सब जेमिनी लग्न की एनर्जी का फोकल एरिया रहेगा। तो इस तरह से मंगल जहाँ पे एरीज का साइन होगा वहाँ पे हमारी मैक्सिमम एनर्जी जो है जाएगी ही जाएगी। अगर हम लोग मीन लगन से रूल्ड है तो हमारा जो एरीज का साइन होगा 2nd हाउस में होगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर मीन लगना है और मेष आपका 2nd हाउस में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम समय आपका अपनी फैमिली के फाइनेंसिस को सपोर्ट करने की जो प्लानिंग है उसमें जाएगा, या फिर आप अपने शब्दों के
बलबूते पे ही लोगों को प्रभावित करने पे अपनी एनर्जी स्पेंड करेंगे। आपका जो कार्य होगा बैंकिंग से संबंधित भी हो सकता है, जिसमें कि लेन देन जैसे विषयों के ऊपर आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ सकती है। आपका खाने के समय एक खास तौर पे चूजी नेचर जो होता है कि हर चीज़ आप नहीं खा सकते हैं, हर चीज़ में आपको चीज़ों को पिक करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें आपकी एनर्जी आप बहुत वेस्ट करेंगे। और इस तरह से एरीज का साइन डिफरेंट हाउसेस में किस राशि के लिए किस तरह से प्लेस्ड है, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जो हमने लगना छोड़ दिया, दैट इज अ एरीज लगना इटसेल्फ, तो मैक्सिमम आपकी एनर्जी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में जाएगी, अपने आप को के लिए ही आप वर्क करेंगे, अपने एक्सरसाइज जिमिंग, अपने बारे में अवेयर रहना, या अपने आप को अगर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में होगा तब तो आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखने में अपनी एनर्जीज लगाएंगे, दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। अगर आपके ऊपर एस्पेक्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी बॉडी को ही खराब करके बैठ जाएं, फिर आपको उसको हेल्दी रखने के लिए मेडिकल असिस्टेंस लेके अपने आप के ऊपर अपनी एनर्जी को स्पेंड करना पड़ सकता है। इसलिए केयरफुल रहिए एरीज लगना वाले लोग, क्योंकि मैक्सिमम उनके ऊपर हेल्थ को लेके चैलेंज रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जेमिनी के बाद जो हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए 10th हाउस इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ चैलेंज वेयर दे हैव टू स्पेंड मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि वर्क प्लेस, कार्यस्थल, अपने वर्क प्लेस, ऑफिस, व्यवसाय के अंदर उनकी एनर्जीज मैक्सिमम स्पेंड होती हैं। उसको अपलिफ्ट कैसे करना है, आसपास के लोगों को कैसे डील करना है, सिचुएशनल जो चैलेंज आते हैं उनके ऊपर उनकी एनर्जी मैक्सिमम चले जाती है। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए एरीज का जो साइन होता है, ये इसकी जो प्लेसमेंट है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अपनी हायर लर्निंग में चले जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो ये हमारे गुरु हैं, मोटिवेटर्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, इनके साथ हमारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा जाएगी। रिलीजन को समझना, उसको जो एक पुरानी ठर्रे के ऊपर लोग चल रहे हैं उससे हट के कुछ करना, अपने तरीके से रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग को लेके चलना, इसमें आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चले जाती हैं। कन्या लगन की अगर हम बात करते हैं तो कन्या लगन के लिए जो ये एनर्जीज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एरीज का, वो होगा 8th हाउस पे। यानी कि जो इनहेरिटेंस को लेके इश्यूज होते हैं, या आपको अपने बड़े लोग जो हमारे विरासत में चीज़ों को छोड़ के जाते हैं उसको किस तरीके से लुक आफ्टर करना है, इंश्योरेंस से लेके जितनी इश्यूज होते हैं, मैटर्स होते हैं, या सीए से, अकाउंटेंसी से रिलेट करती हुई चीज़ों को बैलेंस आउट करने में इतनी एनर्जी जाती है, पेपर वर्क करने में बहुत एनर्जी चले जाती है, या सडन लाइफ में हेल्थ को लेके जो चैलेंजेस आते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है कि बोन्स को लेके डिफॉर्मिटीज की एक इशू आ जाए, तो उसको भी आप एक चैलेंज की तरह एनर्जी स्पेंड करते हैं अपनी। इस तरह से तुला राशि की अगर हम बात करेंगे तो इनका 7th हाउस, रिलेशनशिप को लेके इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है, पार्टनरशिप्स में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, शादी के बाद में लाइफ पार्टनर के ऊपर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो इनको अपनी लाइफ में ये वाला जो चैलेंज है इसको मीट अप करने में ही मैक्सिमम एनर्जी इनकी चले जाती है। वृश्चिक राशि के लिए इनका जो एरीज का साइन है ये 6th हाउस में आ जाता है। तो 6th हाउस जो होता है दैट इज अ रोग ऋण रिपुल, ये सारी जिंदगी इन्हीं चीज़ों से जूझते रहते हैं। कभी इनकी मदर की हेल्थ के लिए चैलेंज होगा, कभी इनकी अपनी हेल्थ का चैलेंज होगा, कभी इनको अपनी स्पाउस, इनकी हेल्थ को लेके चीज़ों को देखना पड़ेगा। ऋण यानी कि बेवजह में इनके ऊपर जो एक लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आ सकती हैं, पड़ सकती हैं, उस पर इनकी मैक्सिमम एनर्जीज जा सकती हैं। उसके बाद में अगर हम इनके शत्रुओं की बात करेंगे तो मैक्सिमम एनिमीज बेवजह में इनके आसपास आउट ऑफ जेलस मंडराते हुए दिखाई देंगे। इनका किसी से कोई भी वैर भाव नहीं होने के बाद, कोई द्वेष नहीं होने के बाद भी मैक्सिमम एनिमिटी इनकी लाइफ में इनको चैलेंज जो है वो देंगे। वर्क प्लेस के ऊपर डे टू डे रूटीन में इनके लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा। तो इनकी एनर्जी मैक्सिमम दिनचर्या की एक्टिविटीज, 6th हाउस
यानी कि डे टू डे रूटीन का है, और जो हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करने का घर है, ये हमें एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देता है, चिड़चिड़ा भी बना देता है, हमें डराता हुआ भी महसूस करवा देता है। तो बात करेंगे धनु राशि की। धनु लगन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका एरीज का साइन जो है ये 5th हाउस में है। तो इनके लिए चैलेंज और इनकी एनर्जी अपने बचपन में अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने स्टमक के इश्यूज के ऊपर चले जाएगी, अपने बाद में लेटर एजेस में अपने संतान के विषय में चले जाएगी, अपनी फन एंटरटेनमेंट के लिए इनके लिए समय निकालना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इनकी मैक्सिमम एनर्जी चीज़ों के सॉल्यूशन प्रोवाइडर के फॉर्म में निकल जाती है। अगर हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, तो कैप्रिकॉर्न एक ऐसा साइन है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम 4th हाउस में चले जाती है। 4th हाउस होता है अपनी लाइफ में कंफर्ट्स को अवेल करने की जो जिद्दोजहद है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा आप लोगों का स्टेटस, रुतबा और मातृभूमि, इसके साथ और नेटिव प्लेस के साथ इनकी एनर्जीज जो है मैक्सिमम जाती हैं। मदर के साथ इनका जो एक कनेक्ट होता है, ये खट्टा मीठा हम इसे कहते हैं कि कभी अच्छा कभी बुरा, एक अंडरस्टैंडिंग का विषय ही रह जाता है इन लोगों के लिए। प्यार है, लेकिन प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत सुहावना नहीं होता, प्लेजेंट नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में भी। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो इनके लिए 3rd हाउस के अंदर एरीज का साइन आ जाएगा। तो इनकी जो मैक्सिमम एनर्जी है अपने सिबलिंग्स के मैटर्स के साथ जुड़ी हुई है, अपने भाइयों के साथ, नेबरहुड के साथ, अपने पराक्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ, शॉर्ट ट्रेवल्स, शॉर्ट जर्नीज, ये सब चैलेंज किसी भी तरह का हो। लेकिन 3rd हाउस में जब एरीज होता है तो इसका कारक भी है मंगल। तो मंगल 3rd हाउस का कारक होने के कारण हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन और बेटर हम कर सकते हैं। हमारी डिबेट की जो स्किल होती है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर हम मूल्यांकन करें, ध्यान से समझें। मीन राशि के लिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 2nd हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैमिली के ऊपर एनर्जी जानी ही जानी है। तो आपको कुटुंब के ऊपर जो एनर्जी जानी है उसको सहर्ष अगर आप स्वीकार कर लेते हैं और मंगल के एनर्जी स्पेंट होने का ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो शायद आपको मंगल के कर्मा की अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ के अलाइनमेंट में हेल्प कर देगी। आपकी सक्सेस के पैरामीटर्स को बैलेंस आउट करने में आपको बहुत ज़्यादा इजी टूल मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे पितृ दोष की, पितृ ऋण की, कि वो क्या चीज़ है, कैसे ये कनेक्ट है आप लोगों के साथ और कैसे आप इसका समाधान इजीली कर सकते हो। क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि पितृ दोष का समाधान श्राद्ध कर्म कीजिए तो पितृ दोष शांत हो जाता है, पितरों का तर्पण करवाइए, गया जाइए, वाराणसी जाइए, या आप हरिद्वार चले जाइए, पिंडदान कीजिए तो पितृदोष शमन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब तो रिचुअल्स हैं और इन्हें हमें सनातन धर्म के मुताबिक जरूर करना चाहिए जीवन में। और इनको इग्नोर इसलिए भी नहीं करना क्योंकि हमारे अंदर जो ऋषि मुनियों का ब्लड है, जिसका हमने देनदारी देनी है, उसको किस तरीके से आपने किस तरह से फाइंडिंग्स करने हैं कि कहाँ पे आपके पितृ आपको आपका ऋण रीपे करने की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आप अब उस चर्चा को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 6th हाउस की। 6th हाउस हमारे पास्ट लाइफ के डेट्स होते हैं, पिछले जन्म के वो डेट्स, वो ऋण होते हैं जिन्हें हमें रीपे करने से ही इस जन्म में आसानी रहती है अपने जीवन की सफलताओं के लिए। घर की बीमारी तंग कर रही है, घर पे फाइनेंसेस के इश्यूज हैं, घर में हमें सफलताएं नहीं मिल रही, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हैं, कलह कलेश हैं, तो एरीज से शुरू करते हैं। एरीज के लिए 6th हाउस जो है वो नेचुरल कालपुरुष का 6th हाउस ही पड़ता है, इसलिए उनके लाइफ के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड ग्लैंड से रिलेट करते इश्यूज, हेयर फॉल से जुड़ी हुई समस्याएं, ये सब पितृ दोष के कारण ही हो रही होंगी। और आपके रिलेशनशिप के चैलेंज, आपके घर के अंदर जो मंगल कार्य होने हैं वो, या आप अगर मैरिड हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो एनर्जी जा रही है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, जो इतनी एनर्जी जा रही है, तो उसके लिए आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? 6th हाउस की रेमेडी करने से। तो 6th हाउस किस चीज़ का होता है? एनिमल्स का होता है। 6th हाउस
मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है। डे टू डे रूटीन में अगर आप एनिमल्स को प्यार करना शुरू करते हैं, यानी कि उनकी फीड का ध्यान रखते हैं, गौशाला में आप चारा डलवाना शुरू करते हैं, किसी को अगर मेडिसिन्स के लिए हेल्प की ज़रूरत है, आपको उसको मेडिसिन्स के लिए पैसा डोनेट करते हैं, और एक नियम बनाते हैं कि अगर आपकी किसी से एनिमिटी भी है तो उसको फॉरगिवनेस प्रेयर्स करें, तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं वृष राशि की। इनके क्योंकि एरिस का साइन जो है ये 12वें घर में पड़ रहा है, तो और 12वें घर से 6th हाउस जो पड़ेगा ये आपके लिए 5th हाउस पड़ेगा। तो आपके लिए पितृ ऋण को निपटाने के लिए आपको चैलेंज रहेगा। बच्चा आपकी लाइफ का वो ऋण रीपे करने में पितरों की इंडिकेशन है। अपने बच्चों को प्रॉपरली टाइम दीजिए, उनकी हर समस्या में उनके साथ खड़े रहिए, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनको गाइड कीजिए, और किसी एक बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर करके भी आप इस पितृ ऋण से मुक्त होकर अपने लाइफ में अपने बच्चों के लाइफ को ईजी कर सकते हैं। अपने स्टमक के इश्यूज़ को आप पाएंगे कि उनमें रिलीफ आपको महसूस हो रहा है। आप पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर जो आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं उनमें भी आपको रिलीफ मिल रहा है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म और स्टमक जो है ये आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। वृषभ लगन में ये एक चैलेंज है पितृ दोष का। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती हैं, और उनको कैसे आपने सॉर्ट आउट करना है, किसी की एजुकेशन को आप स्पॉन्सर कीजिए, पितृ ऋण से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी का जो फोकल एरिया आता है जहाँ पे 6th फ्रॉम एरीज पड़ेगा, तो वो होगा 4th हाउस। 4th हाउस मीन्स आपको अपने घर के अंदर अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अपनी मातृभूमि से जुड़ के कीजिए, अपनी माँ के लिए कीजिए, या माता समान किसी सम्मानित महिला के लिए कीजिए, जिससे कि आपका पितृदोष से ऋण मुक्ति का साधन आपके लिए बन जाए। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। इनका जो एरीज का साइन है, क्योंकि 10th हाउस में है, तो इनका 6th जो पड़ेगा 10th से जहाँ पे इंडिकेशन है दैट इज अ 3rd हाउस। तो 3rd हाउस अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने नेबरहुड के लिए आप ऋण को अगर चुकता करना जानते हैं तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें गाइडेंस दीजिए कि वो अपने लाइफ में किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेबरहुड में लड़ाई झगड़ा ना कीजिए। उनको अगर कोई परेशानी है तो सबसे पहले जाइए, उनकी हेल्प कीजिए, और अपने पराक्रम से, अपने आसपास, अपने हाथ से जितना आप अच्छा कर्म कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट साइन की, यानी कि अभी तक हमने बात की कर्क राशि और 10th हाउस एरीज की, और उससे जुड़े हुए पितृ दोष को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कहाँ से हमको उसका सोल्यूशन मिलेगा एक्चुअल में पितृ तर्पण के विधियों के अलावा। अब हम बात करें सिंह लगन की। सिंह लगन में अगर हम देखें तो एरीज का जो साइन है दैट कम्स इन द 9th हाउस, और उनके लिए 2nd हाउस जो है वो ऋण से मुक्ति का एक साधन या जरिया बनेगा, यानी कि उन्हें अपने कुल देवी कुल देवता या अपने फैमिली में जो भोजन है इसकी व्यवस्था प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या फिर इन्हें महीने में एक बार अपने कुल देवी देवता के दर्शन करने चाहिए, और घर के जितने भी जो रिचुअल्स होते हैं उनमें इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और साथ में अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अपशब्द जितने कम बोलेंगे उतना ज़्यादा इनका जो जीवन है वो सुखद होगा, पितृ ऋण से इनकी मुक्ति होगी। और इन्हें 2nd हाउस यानी कि जो एक जहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है, तो खीर जो होती है ना, खीर बना के अपने घर के लोगों के साथ मिल बांट के संक्रांत, अमावस और पूर्णिमा पे जरूर खानी चाहिए, इससे पितृदोष की शांति होगी। बात करते हैं कन्या लगन की। इनके लिए पितृदोष के शमन के लिए इनका अष्टम स्थान एरीज होने की वजह से इनका जो लग्न है वो अपने आप में पितृ ऋण मुक्ति का साधन बनता है, यानी कि इन्हें अपने
आपके ऊपर वर्क करना है। अपनी जो भी इनकी कमियां हैं, यानी कि फॉल्ट फाइंडिंग की जो हैबिट्स होती हैं या दूसरों में एक परफेक्शन को ढूंढने की जो आदत होती है, उसके ऊपर इनको कंट्रोल करने से इनका पितृ ऋण जो है उससे इनकी मुक्ति हो जाएगी। इनकी डिटेलिंग की, माइन्यूट डिटेलिंग की जो हैबिट है उसके ऊपर अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, सॉफ्टन कर लें अपने आप को, तो इनकी पितृ ऋण से मुक्ति हो जाएगी। बात करेंगे तुला लगन के लोगों की। इनके लिए जो पितृ ऋण है उससे मुक्ति के लिए इन्हें 12th हाउस यानी कि अध्यात्म या स्पिरिचुअल मोनेस्ट्रीज हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑर्फनेज हैं, जहाँ पे आप अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। मेडिसिन से किसी की मदद करना, कोई भी इंसान अगर असमर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसे अगर आप गाइडेंस देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं मेडिटेशन में, उसको योग सिखाते हैं, तो भी आपके पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक की। तो इन लोगों के लिए अपने मुक्ति का साधन इनकी नेटवर्किंग के थ्रू मिलेगा, यानी कि इन्हें राह चलते लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने दोस्तों के अंदर इन्हें अगर कोई ऐसा इंसान दिखाई दे जिसको इनके मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनली बैकअप की ज़रूरत है, तो इन्हें साथ खड़े होना चाहिए। और नेटवर्किंग के जितने भी कार्य होते हैं उनमें अगर कोई इंसान असमर्थ है अपने कार्य को निकालने हेतु, तो वहाँ पे इनको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह बैठ के एक जरिया बनना चाहिए। इन्हें बताना चाहिए लोगों को कि किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं, तो प्रेरणा का स्रोत बनने से भी इनको फायदा होगा। साथ में राह चलते मुसाफिरों के लिए पानी का प्रबंध करना एक बहुत बड़ी रेमेडी है पितृदोष से बचने के लिए वृश्चिक लग्न के लोगों के। धनु लगन के लिए 10th हाउस जो है वो वर्क प्लेस, कार्य व्यवसाय स्थल या अपने आसपास कार्य करने वाले लोग, आपको असिस्ट करने वाले लोगों को आपको हमेशा सपोर्ट करना है। उनकी डे टू डे रूटीन में अगर कोई चैलेंज है उसको सॉल्व करने में उनकी मदद कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को नौकरी लगने में या उनका व्यवसाय स्थापित करने में अगर आपके पास में सामर्थ्य है, आप अप्रोच रखते हैं, तो आप उन्हें जरूर रास्ता दिखाइए। धनु लगन अगर वर्क प्लेस पे बैठे हुए लोगों को खाना भी खिला देता है या अपने आसपास लोगों को वंस इन अ मंथ एक गेट टुगेदर करके आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि आओ आज हम मिलजुल के चाय पीते हैं, तो भी आपका पितृ ऋण जो है वो शांत होता है। इसी तरह से अगर हम मकर लगन की बात करते हैं, तो मकर लगन के लिए चैलेंज और करने वाला जो साइन है दैट कम्स इन द 4th हाउस। तो इनके लिए ऋण को रीपे करने के लिए धर्म स्थान के ऊपर अपने गुरुओं का आदर करना, अपने बॉस को गिफ्ट देना चाहिए कभी ना कभी। और अगर बहुत ही अच्छा तरीका है अपने फादर की को भी आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन समझ के उनसे जब भी आप कोई भी सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, तो हायर स्टडीज़ और फॉरेन ट्रेवल से जुड़े हुए विषयों में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी मदद कीजिए, उसको परामर्श दीजिए या उसका सपोर्ट सिस्टम बन के इमोशनल बैकअप दीजिए। 9th हाउस कुछ नहीं तो कम से कम किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर जाइए और वहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए, चाहे खाने में लंगर में कंट्रीब्यूट कीजिए, चाहे वहाँ पे जूतों की सफाई है या धर्म स्थान के जो सफाई का सामान है उसको आप प्रोवाइड करवाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा पितृदोष से शमन में सहायता मिलेगी। आपकी गाइडेंस यही है कि अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, बॉसेस का और अपने रिलीजियस स्थानों का आप रख रखाव करने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन या मदद कीजिए। धनु लगन के लिए 10th हाउस जो है वो वर्क प्लेस, कार्य व्यवसाय स्थल या अपने आसपास कार्य करने वाले लोग, आपको असिस्ट करने वाले लोगों को आपको हमेशा सपोर्ट करना है। उनकी डे टू डे रूटीन में अगर कोई चैलेंज है उसको सॉल्व करने में उनकी मदद कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को नौकरी लगने में या उनका व्यवसाय स्थापित करने में अगर आपके पास में सामर्थ्य है, आप अप्रोच रखते हैं, तो आप उन्हें जरूर रास्ता दिखाइए। धनु लगन अगर वर्क प्लेस पे बैठे हुए लोगों को खाना भी खिला देता है या अपने आसपास लोगों को
वंस इन ए मंथ एक गेट टुगेदर करके आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि आओ आज हम मिलजुल के चाय पीते हैं, तो भी आपका पितृ ऋण जो है वो शांत होता है। इसी तरह से अगर हम मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन के लिए चैलेंज और करने वाला जो साइन है दैट कम्स इन द 4th हाउस। तो इनके लिए ऋण को रीपे करने के लिए धर्म स्थान के ऊपर अपने गुरुओं का आदर करना, अपने बॉस को गिफ्ट देना चाहिए कभी ना कभी। और अगर बहुत ही अच्छा तरीका है अपने फादर की को भी आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन समझ के उनसे जब भी आप कोई भी सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, तो हायर स्टडीज़ और फॉरेन ट्रेवल से जुड़े हुए विषयों में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी मदद कीजिए, उसको परामर्श दीजिए या उसको उसका सपोर्ट सिस्टम बन के इमोशनल बैकअप दीजिए। 9th हाउस कुछ नहीं तो कम से कम किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर जाइए और वहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए, चाहे खाने में लंगर में कंट्रीब्यूट कीजिए, चाहे वहाँ पे जूतों की सफाई है या धर्म स्थान के जो सफाई का सामान है उसको आप प्रोवाइड करवाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा पितृदोष से शमन में सहायता मिलेगी। आपकी गाइडेंस यही है कि अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, बॉसेस का और अपने रिलीजियस स्थानों का आप रख रखाव करने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन या मदद कीजिए। धनु लगन के लिए 10th हाउस जो है वो वर्क प्लेस, कार्य व्यवसाय स्थल या अपने आसपास कार्य करने वाले लोग, आपको असिस्ट करने वाले लोगों को आपको हमेशा सपोर्ट करना है। उनकी डे टू डे रूटीन में अगर कोई चैलेंज है उसको सॉल्व करने में उनकी मदद कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को नौकरी लगने में या उनका व्यवसाय स्थापित करने में अगर आपके पास में सामर्थ्य है, आप अप्रोच रखते हैं, तो आप उन्हें जरूर रास्ता दिखाइए। धनु लगन अगर वर्क प्लेस पे बैठे हुए लोगों को खाना भी खिला देता है या अपने आसपास लोगों को वंस इन ए मंथ एक गेट टुगेदर करके आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि आओ आज हम मिलजुल के चाय पीते हैं, तो भी आपका पितृ ऋण जो है वो शांत होता है। इसी तरह से अगर हम मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन के लिए चैलेंज और करने वाला जो साइन है दैट कम्स इन द 4th हाउस। तो इनके लिए ऋण को रीपे करने के लिए धर्म स्थान के ऊपर अपने गुरुओं का आदर करना, अपने बॉस को गिफ्ट देना चाहिए कभी ना कभी। और अगर बहुत ही अच्छा तरीका है अपने फादर की को भी आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन समझ के उनसे जब भी आप कोई भी सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, तो हायर स्टडीज़ और फॉरेन ट्रेवल से जुड़े हुए विषयों में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी मदद कीजिए, उसको परामर्श दीजिए या उसको उसका सपोर्ट सिस्टम बन के इमोशनल बैकअप दीजिए। 9th हाउस कुछ नहीं तो कम से कम किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर जाइए और वहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए, चाहे खाने में लंगर में कंट्रीब्यूट कीजिए, चाहे वहाँ पे जूतों की सफाई है या धर्म स्थान के जो सफाई का सामान है उसको आप प्रोवाइड करवाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा पितृदोष से शमन में सहायता मिलेगी। आपकी गाइडेंस यही है कि अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, बॉसेस का और अपने रिलीजियस स्थानों का आप रख रखाव करने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन या मदद कीजिए। कुंभ लगन के लिए पितृदोष से मुक्ति के लिए 8th हाउस पड़ता है एरीज से 6th। तो अगर हम एरीज से 6th हाउस के सिग्निफिकेशंस को ध्यान में रखें तो किसी के भी लास्ट राइट्स, रिचुअल्स या किसी की क्रिमिनेशन में पार्टिसिपेट करना पितृदोष से मुक्ति का साधन बन सकता है। उस समय में पानी का प्रबंध करवाना या किसी को भोजन की व्यवस्था करवा के देना और किसी शोकाकुल पीड़ित परिवार में जिनको अपने लिए चद्र तक अवेल नहीं होती है, जिनके लिए लास्ट राइट्स के टाइम पे लकड़ी का अरेंजमेंट नहीं होता, उनकी मदद करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हुए देखा है मैंने। मीन लगन इनके लिए जो एरीज से 6th पड़ता है दैट इज देयर 7th हाउस। इनके लिए पितृदोष से मुक्ति के लिए इनको अपनी लाइफ में अपने पार्टनरशिप्स के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है। अगर वहाँ पे इनको चैलेंज महसूस होता है तो इन्हें ग्रेटिट्यूड ही रखना चाहिए। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रिलेशनशिप्स को बैलेंस आउट रखने का रहता है। अगर ये रिलेशनशिप्स को बैलेंस आउट रखने में सक्षम हो जाएंगे
कैपेबल हो जाएंगे तो पितृ दोष से इनकी मुक्ति हो जाएगी और लाइफ में सफलताएं इन्हें मिलेंगी। इन्हें चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर के प्रति किसी भी तरह की कोई भी अगर गुस्से की भावना है तो उसको कंट्रोल करें, बैलेंस आउट करें सिचुएशंस को, क्योंकि उनका चैलेंज यहीं पे है। इस तरह से 7th हाउस, क्योंकि हमारी पब्लिक अपीयरेंस भी है, पब्लिक डीलिंग भी है, तो डे टू डे रूटीन से हट के पब्लिक में जब भी हम जाएं तो हम कोशिश करें कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन समाज में हो वो हेटर्ड को फैलाने का ना हो, वो सेंटिमेंट्स को आहत करने का ना हो। हम एक ऐसी प्रेरणा का स्रोत बने जो कि लोगों के लिए एक मिसाल हो और हमारी जो चीज़ें हैं वो लोग उसको फॉलो अप करते हैं तो उसे फॉलो अप इस तरीके से करें कि हम रोल मॉडल बन के दिखाएं। यानी कि हमें अपने व्यक्तित्व में चेंज लेके आनी है, हमें अपने आप में वो सेंसिटिविटी को लेके आना है जिसकी कमी होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ इट डजेंट मीन कि वी आर मोर प्रैक्टिकल। मीन लगन वाले लोग जो होते हैं द्वि स्वभाव के होते हैं, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट रहेंगे या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहेंगे। तो जो बैलेंस है ना 7th हाउस, वो ही उनके पितृदोष को ख़त्म करने का तरीका है। तो बैलेंस को मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। कितना इंटरेस्टिंग लगा आपको ये वीडियो और कितना आपके काम आया? आपके सुझाव हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव लिखिए और बताइए कि किस तरह से आपने आज के वीडियो को अंडरस्टैंड किया और पितृदोष से आप कितना राहत महसूस कर रहे हैं इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद में। क्योंकि लाइफ में रेमेडीज हमारे डे टू डे रूटीन में ही हमारे व्यवहार से ही की जा सकती है और ये व्यवहार हम लोगों को प्रैक्टिस से अपने अंदर जो है लेके आना है ताकि हमारे कर्मा जो है वो हम डिफाइन कर सकें कि बहुत अच्छे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ और बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। इसके अलावा एक टिप मैं लास्ट में आप लोगों के लिए देना चाहती हूँ कि कोई भी ऋण ग्रेटिट्यूड से ही रीपे होता है। तो ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन के अंदर हमेशा लेके रखिए, बना के रखिए और शुक्राना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।